भावना साहनी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये है हमारा सैम्पल पेपर 2। अभी तक सैम्पल पेपर 1 अपलोड नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तो सैम्पल पेपर 2 हम करते हैं स्टार्ट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पेपर के इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको बार बार गो थ्रू ना करना पड़े। ऑब्वियसली आप सबको पता है ये पेपर 3 आवर्स का है, 80 मार्क्स का है। आपके एसएसटी का कोड है 087। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई, एंड टोटल 37 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी, ऑल 37 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑब्वियसली और वाले पार्ट में से आप कोई एक अटेम्प्ट करोगे। सेक्शन ए की बात करें तो एमसीक्यू की फॉर्म में 1 मार्क ईच, राइट। इसमें 20 क्वेश्चंस है। सेक्शन बी में 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट टाइप है, 2 मार्क्स के हैं, और इसका आंसर 40 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी की बात करें, क्वेश्चन 25 टू 29, राइट। 25, 26, 27, 28, 29 5 क्वेश्चन। ठीक है। अगेन शॉर्ट आंसर है, 3 मार्क्स के हैं, एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स। ऑलराइट। सेक्शन डी की बात करें तो 4 क्वेश्चन है, 30 टू 33, लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। सेक्शन ई की बात करें 34 टू 36, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये चारों 34, 35, 36 तीनों के केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। सेक्शन एफ की बात करें, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हिस्ट्री 2 मार्क्स की है, और ज्योग्राफी जो 37 का बी पार्ट है वो 3 मार्क्स की है, राइट। ओवरऑल चॉइस नहीं है क्वेश्चन पेपर में, इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस में और वाले पार्ट है जो आपने उनमें से एक अटेम्प्ट करना है। सो ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्ट। अगर और वाला क्वेश्चन है, आपने दोनों अटेम्प्ट नहीं करने, आपने कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड हर एक सेक्शन का एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले वो भी आपने गो थ्रू करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर 2। ऑलराइट। सो जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन ए है आपका एमसीक्यू, 1 मार्क के क्वेश्चन है 20, राइट। सारे अटेम्प्ट करने हैं आपने। अगर बाय एनी चांस इंटरनल चॉइस आती है और वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपने एक अटेम्प्ट करना है। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपने ये पिक्चर स्टडी करनी है, राइट, एंड बताना है व्हाट डज द अबव इमेज डिपिक्ट। ये जो इमेज है ये क्या डिपिक्ट कर रही है, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। पिक्चर ऑफ जर्मेनिया फिलिप वीट। क्या ये जर्मेनिया की पिक्चर है फिलिप वीट की? नो। अ पोस्टर हंग ऑन अ वॉल। इज इट अ पोस्टर जो वॉल पे टंगा हुआ है? नो। कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। क्या ऑटो वन बिस्मार्क का कैरिकेचर है? नहीं। पोस्टेज स्टैम्प विद द पिक्चर ऑफ मेरियाने। क्या ये पोस्टेज स्टैम्प है विद द पिक्चर ऑफ मेरियाने? यस, दिस इज द पोस्टेज स्टैम्प ऑफ पिक्चर ऑफ मेरियाने। तो इसका आंसर है डी पार्ट। ऑलराइट, इसका आंसर है डी पार्ट, पोस्टेड पिक्चर ऑफ मेरियाने। ऑलराइट, अब आप इसका आंसर कैसे करेंगे? जब आप आंसर शीट खोलेंगे तो मेक श्योर, जब आप आंसर शीट खोलेंगे मेक श्योर आप मिडिल में लिखेंगे सेक्शन ए, राइट। उस सेक्शन ए को अंडरलाइन करिए, एंड देन आंसर 1। हाउ विल यू आंसर? डी पार्ट आंसर, तो डी पार्ट, एंड डी पार्ट का पूरा आंसर लिखेंगे। अ पोस्टेज पिक्चर, जो भी पूरा आंसर है, अ पोस्टेज पिक्चर ऑफ मेरियाने, तो ये पूरा आप लिखेंगे बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के। आफ्टर दैट यू विल लीव 1 लाइन एंड देन राइट आंसर 2, राइट। तो मेक श्योर जो भी एमसीक्यूज के आंसर है उसका पार्ट आप सही लिखे, एंड उसके आगे जो आंसर है वो भी पूरा का पूरा एज इट इज लिखे। अगर आपका पार्ट सही होगा और यहाँ पे गलत होगा, अगेन यू विल गेट 0 मार्क्स। और अगर आपका यहाँ पे पार्ट गलत है, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिख दिया यहाँ पे और आंसर आपने सही लिखा, राइट, तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने पार्ट भी सही लिखना है और आपने अंदर आंसर भी सही लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है डी पार्ट, दैट इज द पोस्टेज स्टैम्प विद द पिक्चर ऑफ मेरियाने, राइट। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज का देखते हैं।
आइडेंटिफाई द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का स्टेपल फूड कौन सा है? राइट, इससे तो पता ही लग रहा है आंसर राइस होगा। राइट, खारिफ क्रॉप है वो, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। जहां पे लेस रेनफॉल होती है वहां पे ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इट इज अ कमर्शियल क्रॉप, ठीक है, हरियाणा पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप, अपने सबसिस्टेंस के लिए करी जाती है। ऑप्शंस अवेलेबल है बाजरा, राइस, मेज और वीट। तो भाई आपका इसमें से क्या आंसर है? यू हैव टू टेल दैट। ऑब्वियसली स्टेपल क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, लेस रेनफॉल होता है, कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि हरियाणा और पंजाब में और ओडिशा में सबसिस्टेंस क्रॉप है। सो द आंसर इज राइस। ऑलराइट, सो आंसर इज राइस। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? किसी ने टेरेस कल्टीवेशन देखी है, किस फॉर्म में होती है? तो आपने बताना है, आपने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा है कि टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होती है। हरियाणा में होती है? नहीं। पंजाब में होती है? नहीं। उत्तराखंड में होती है? यस। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में होती है? नहीं। सो आंसर इज उत्तराखंड। ऑल राइट, द आंसर इज उत्तराखंड। राइट, नेक्स्ट आपने मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग इंडिविजुअल रिसोर्स। इसमें से इंडिविजुअल रिसोर्स कौन सा है? फॉसिल फ्यूल, हाउसेस, फ्लोरा एंड फौना, ब्यूरियल ग्राउंड। ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है। हाउसेस एक प्राइवेट रिसोर्स हो सकता है, तो दिस इज इंडिविजुअल रिसोर्स। बाय द वे, वैसे आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आउट ऑफ सिलेबस है, सो क्वेश्चन 4 इज आउट ऑफ सिलेबस। ऑल राइट, क्वेश्चन 4 आपका आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपका नहीं आ रहा। राइट, नेक्स्ट, which of the following reason is a reason for the government to impose barriers on trade? क्या रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं? कंपटीशन इंक्रीज करना है डोमेस्टिक मार्केट में, या फिर मोनोपोली मार्केट्स रिमूव करनी है फ्रॉम द कंट्री, या फिर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, या फिर टू रेगुलेट द टाइप एंड अमाउंट ऑफ गुड दैट कैन एंटर द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने किस वजह से बैरियर लगाया है ट्रेड पे, मतलब फॉरेन ट्रेड पे बैरियर क्यों लगाया है? ताकि गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि कौन से टाइप का गुड और कितना गुड हमारी कंट्री में आ सकता है। राइट, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ मास मूवमेंट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मास मूवमेंट की वजह से चल रही है, इमर्ज हुई है मास मूवमेंट की वजह से? राइट, बहुजन समाज पार्टी नो, फॉरवर्ड ब्लॉक नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस नो। द आंसर इज द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। ऑल राइट, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया गया है? क्या पेपर इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है? नहीं, पेपर इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री नहीं है, पेपर काफी लाइट होते हैं। क्या कॉटन इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? यस, क्योंकि कॉटन एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक हमारा रॉ मटेरियल पहुंच रहा है, तो यस, कॉटन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या शुगर इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? नहीं, शुगर इज नॉट अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इट इज अगेन एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। क्या सीमेंट एक लाइट इंडस्ट्री है? नो, सीमेंट इज नॉट अ लाइट इंडस्ट्री। सो यस, द आंसर इज बी पार्ट, द आंसर इज बी पार्ट, दैट इज कॉटन इंडस्ट्री इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। राइट, अब आपने बताना है कि कौन सा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट? क्या करेंसी स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि ये पूरे नेशन के अंडर आती है, सो इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। क्या एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है? यस, एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। क्यों एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है? क्योंकि हर एक स्टेट में अपने अकॉर्डिंग, स्टेट के फीचर्स के अकॉर्डिंग, स्टेट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करी जाती है। सो द आंसर इज एग्रीकल्चर विच इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। राइट, नेक्स्ट, व्हाट डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर इन द बुक हिंद स्वराज? अगर आप बुक की बात करो हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी आया है क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर हमने एक साल कोऑपरेट नहीं किया ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, ये गांधी जी ने कहा था। सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज इंडियंस कोऑपरेटेड विद देम, यस, ये कहा था गांधी जी ने। ब्रिटिश रूल इंडिया
बिकॉज दे गॉट इंटरनेशनल सपोर्ट, नहीं ये नहीं कहा था। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज द लैटर वाज मिलिट्री वीक, नो, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर है ब्रिटिश में इंडिया इसलिए, सॉरी, इंडिया में ब्रिटिश इसलिए रूल कर रहा है क्योंकि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, और अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो र्यून हो जाएगा, राइट। अब नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। या तो कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट है या दो चार करेक्ट स्टेटमेंट है, आपने कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। SEZ have been set up to attract foreign companies to invest in India. Yes, SEZ इसलिए ही सेटअप करी गई थी ताकि हम फॉरेन कंपनी को इनवाइट कर सके इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। They have world class facilities like electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. This is also true कि जो SEZ है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज की वजह से। Companies which set up production units in SEZ do not have to pay taxes for an initial period of 7 years. This is incorrect क्योंकि initial year 7 year नहीं है। कंपनीज जो सेटअप करती है अपनी यूनिट SEZ में, उनको सिर्फ 5 साल के लिए ही टैक्स नहीं पे करना होता, 7 years गलत है। The Parliament passed the Special Economic Zone Act in 2005 after many consultation and deliberations. ये भी करेक्ट है। So first, second and fourth, मतलब A पार्ट आपका करेक्ट है, A पार्ट आपका करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, राइट। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 11, और अगर क्वेश्चन 11 की बात करें तो असर्शन रीजंस है। असर्शन देखते हैं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, करेक्ट, असर्शन सही कह रहा है। रीजन है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट टायर्स ऑफ द कंट्री। फेडरल स्टेट का मतलब ही यही है कि भाई जो डिफरेंट टायर्स ऑफ द कंट्री है उसमें हम पावर शेयर कर रहे हैं, तो राइट, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी करेक्ट है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर कॉशियसली विच डिपिक्ट्स अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये जो आदमी है ये बोल रहा है आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट वॉन्ट वीट, और इसके पास वीट है, वो बोल रहा है आई डोंट नीड शूज, मेरे को ये शूज नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। तो ये क्या है, what is this? Is this the Asian system of economic activity? Yes, this is the Asian system of economic activity, right? Is this the barter system? Yes, this is the barter system. This is the non-economic based activity. नहीं, ये non-economic नहीं है, ये economic based activity है, so the answer is D part, that is both A and B, right? फिर आते हैं क्वेश्चन 13 पे, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। आपको एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऑल राइट। सो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, इट गेव पावर टू इंग्लैंड टू कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड, ये करेक्ट है भाई, पावर दी गई थी इंग्लैंड को कि वो स्कॉटलैंड को कंट्रोल करे। नेक्स्ट, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, नो, इट वाजंट एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। It resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain, correct. It was an agreement between England and Scotland. So क्या ये agreement था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, करेक्ट, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के साथ किया था। So इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, it was an agreement between England and Ireland, right? फिर नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। सो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने से पहले हम ये सारी स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं। सो पहली स्टेटमेंट है, रीड करते हैं, ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ठीक है, अ कंपनी ऑफिशियल नेम्ड हेनरी पटूलो once dared to say that the demand for Indian textile could never reduce because no other country produced good for the same quality. Next है, Jamshedji Nusarwanji Tata set up the first iron and steel works in India at Jamshedpur. And last है, James Hargreaves invented the spinning jenny to speed up the spinning process and reduce labor demand. अगर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इन चारों पॉइंट में से सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया गया था कि जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया है ताकि स्पिनिंग प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सके और लेबर की डिमांड को रिड्यूस कर सके, राइट। उसके बाद एक कंपनी ऑफिशियल था हेनरी पटूलो, उसने कहा था कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल की वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि किसी और कंट्री में सेम क्वालिटी का गुड नहीं बनता है। फिर उसके बाद आया था सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे जो रॉ कॉटन थी वो इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे और वो काफी ज्यादा
इंक्रीज हो गई थी, और फिर लास्ट में आया था जमशेदजी नुसरवंजी टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क इन इंडिया एट जमशेदपुर. So answer is A part, that is 4, 2, 1 and 3. Right? Next है आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी. ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई करना है. 1919 में बनी थी, कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुई थी, महाराष्ट्र की मेजर पार्टी है, मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सिंस 2004 एंड 1.4% वोट से जीती थी, 5 सीट से जीती थी लोकसभा इलेक्शन में इन 2019. सो ऑप्शंस आर शिवसेना, जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. तो कौन सी पार्टी कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुई थी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ऑलराइट, सो द आंसर इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. ये आपको कुछ डाटा दिया गया है और इस डाटा से आपने बताना है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है लोन एक्टिविटीज, लोन देने में इन रूरल इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे ₹1000 तक की बात कर रहे हैं, 2012 का डेटा है. कमर्शियल बैंक ने 25% लेंड किया है, कोऑपरेटिव बैंक ने भी 25% लोन दिया है, मनी लेंडर्स ने 30% लोन दिया और गवर्नमेंट ने 1%. तो सबसे ज्यादा रोल किसका है? मनी लेंडर्स का. सो आंसर इज डी पार्ट, मनी लेंडर्स. राइट. फिर उसके बाद 17th क्वेश्चन आता है और 17th क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन ऑफ हिम. क्या इसमें से कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई है, उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. क्या इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नो. क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नो, इट इज द मदर टंग. क्या इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नो. So no language is given the status of national language. इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को स्टेटस नहीं दिया गया नेशनल लैंग्वेज का. राइट. नाउ read the following information given below and select the correct option. अब ये इंफॉर्मेशन रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक करेक्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है. राइट. अब देखते हैं वो क्या है. Mahendra lives in Bangalore. When he was in school, there were very few call centers in Bangalore. Now he finds hundred of call centers and BPO in the city. Which one of the following reason is the most appropriate reason for this growth? मतलब महेंद्र बेंगलुरु में रहता है, जब वो स्कूल में था तो बहुत ही कम कॉल सेंटर्स थे, लेकिन अब हंड्रेड्स ऑफ कॉल सेंटर्स और बीपीओ हमारी कंट्री में खुल गए हैं. और इनकी ग्रोथ का क्या रीजन है? हाई टैरिफ, हाई टैक्स रीजन हो सकता है? नहीं. हाई फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाई एवरेज इनकम. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में काफी ज्यादा आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है हमारी कंट्री में, और उसकी वजह से एमएनसी खुली और उन्होंने कॉल सेंटर्स खोले हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. राइट. सो द आंसर इज हाई एफडीआई. ऑलराइट, सो द आंसर इज हाई एफडीआई. राइट. नाउ फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से आपने ऑड वन आउट ढूंढना है. रैनबैक्सी, सिप्ला, नोवार्टिस, पी फाइजर, ये सारे के सारे मेडिसिन के नाम है. सो दिस इज नॉट एन ऑड वन आउट. नोकिया, सैमसंग, एप्पल, मोटोरोला, ये भी सारे के सारे फोन के हैं कंपनीज, तो ये भी ऑड वन आउट नहीं है. महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड मोटर्स, वॉक्सवैगन, टाटा मोटर्स, ये भी गाड़ियों के कंपनीज है, इसमें से कोई आउटवर्ड्स नहीं है. पारक फूड, कारगिल फूड, कोको कोला, अडानी, विल्मर, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है. राइट. तो दिस इज द ऑड वन आउट. सो आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर, ऑल इंडिया रेडियो है. आपने प्राइवेट सेक्टर इनमें से कौन बताना है? पोस्ट ऑफिस प्राइवेट है? नहीं. सेल प्राइवेट है? नहीं. रेलवे प्राइवेट है? नहीं. टाटा स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट है? यस. तो टिस्को कम्स अंडर प्राइवेट. सो द आंसर इज डी पार्ट. तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद सेक्शन बी. और सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के हैं. राइट. 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 to 24. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच espouses secularism and welfare of weaker section and minorities. Mention any 2 features of that. तो कौन सी नेशनल पार्टी है जो सेक्युलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड माइनॉरिटीज को प्रमोट करती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. राइट. उसके कोई भी 2 फीचर्स लिखने हैं आपने.
Let me just tell you two features here, that it was founded in 1885. Next, it dominated Indian politics in both central and local level for several decades after India's independence. तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी सालों तक डोमिनेट किया था, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, राइट। फिर नेक्स्ट आता है टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको जो आता है आप उनमें से लिख के आएंगे, एंड प्लीज अभी के लिए दोनों आपने लर्न करने के लिए करने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये पेपर में भी और में आए, राइट। अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करूं तो ये होगा कि सॉरी नेगेटिव इफेक्ट, सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं, सी बहुत सारे अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लेबर है जो जॉबलेस हो चुकी है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट के बंद होने की वजह से ये लोग जो है बहुत ही अनस्किल्ड लोग और अनएजुकेटेड लोग को जॉबलेस हो चुके हैं, क्योंकि अब एमएनसीज ने आके हमारी कंट्री में फॉरेन मार्केट खोल ली है, राइट। नेक्स्ट, बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है जैसे टॉयज की, प्लास्टिक की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ा है ड्यू टू फॉरेन कंपटीशन, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई है, एंड उनके बंद होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी काफी कम हो गई है। तो ये हो गए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि this process is based on the basic premise of free market. It is presumed that the free market is begets competition and increase efficiency which is lacking in the controlled market. राइट अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, फॉरेन कंपनीज आके, एमएनसीज आके हमारी कंपनी में, कंट्री में अपनी कंपनीज को ओपन अप कर रही है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, दैट वी आर गिविंग वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर। क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही है, क्वांटिटी भी अच्छी होती जा रही है और प्राइस भी कम होते जा रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी आ रही है हमारी कंट्री में, इन्वेस्ट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, राइट, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस भी हो रही है। सो ये हो गया आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन गांधी जी's idea of सत्याग्रह विद एन एग्जाम्पल ऑफ एनी रीजनल मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय हिम। अगर गांधी जी की आइडिया था सत्याग्रह का तो उनका क्या था, सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उन्होंने ये था आइडिया और उन्होंने कहा था कि भाई हम पावर ऑफ ट्रूथ को एम्फोसाइज करना चाहते हैं। इसकी वजह से आप 1916 और 18 में तीन मूवमेंट हुई थी मिला के, एक खेड़ा मूवमेंट, एक चंपारण मूवमेंट और एक कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में भी मूवमेंट हुई थी। तो आप कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट, तो आप वो तीनों मूवमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो विद एन ईयर, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल पूछा है, विद एन एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल पूछा है, तो इन तीनों में से आप चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट का एग्जाम्पल दे दो विद एन ईयर। तो इसका आंसर मैं एक बार रीड कर रही हूँ, गांधी जी's method of movement and protest based on truth and non-violence was known as satyagraha. The idea of satyagraha emphasized on the power of truth, and as per Gandhiji, without being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. One such example of his satyagraha movement was witnessed in 1918 when he went to Ahmedabad to resolve the issue of the cotton mill workers. Right? Next, what write a precise note on airways in India. आपने एयरवेज इन इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप ये बता सकते हो ये फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, डिफिकल्ट ट्रेन में भी, टेरेन में भी वी कैन ट्रैवल, वी कैन गो देयर थ्रू एयरलाइंस, ठीक है। एयर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज दोनों देती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन इनएक्सेसिबल एरिया, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब आपने इसमें लिखना है, राइट। So let me just read this. Airways is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrain like high mountains, vast desert, dense forests and long oceanic stretches with great ease. Air transport was nationalized in 1953. Air India provides domestic and international services both, right?
Pawan Helicopters Limited provide helicopter services to inaccessible areas like northeastern regions, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand. राइट तो ये काफी ज्यादा इजी था आपका सेक्शन बी। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में बेसिकली आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं 3-3 मार्क के। ऑलराइट 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क के। पहला है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो आपने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि क्या अभी भी कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में प्रिवेल कर रही है। हाँ कर रही है, कैसे वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपने ये बताना है कि जो कास्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया से चलता आ रहा है एंड इट हैज नॉट येट डिसअपियर्ड। ठीक है, अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो एनएसएसओ के अकॉर्डिंग जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस है कास्ट का, इट इज स्टिल रिमेन। रिच आर गेटिंग अल्ट्रा रिच एंड पुअर जो है वो और ज्यादा पुअर हो रहे हैं। राइट, सो अपर क्लास इज द रिच क्लास एंड लोअर क्लास इज द पुअर क्लास। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोहिबिट करता है कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी, but still we can see untouchability somewhere in our country. राइट, अभी बहुत सारे लोग हैं दे मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, दे विद इन देयर ओन ट्राइब। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑफन क्या प्रेफर करती है कि जो कंट्री में जो कास्ट मेजोरिटी में है, जो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग मेजोरिटी में है, उनका वोट पाने के लिए उसी कम्युनिटी उसी कास्ट के मेजोरिटी उसी कास्ट के मेंबर को इलेक्शंस में खड़ा करती है ताकि उसको कास्ट लाइन के लिए कास्ट लाइन की वजह से काफी वोट मिले। राइट, सो मैं एक बार रीड कर रही हूँ। कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। राइट, according to the National Sample Survey Organization NSSO, the average economic status of caste groups in India still remains the same as was in the past. Most of the rich section belongs to higher caste, while the poor of lower caste are very poor. Right? Despite the constitutional prohibition, many people are still considered as untouchables in the country. Where even now, most people marry within their own caste and tribe. Political parties often fill their candidates in constituency according to the caste prevailing in that constituency। मतलब एक constituency में अगर majority of number एक particular caste है तो भाई political party उस constituency में उसी member को elections में खड़ा करेगी to get more vote। So people also tend to vote on the caste line। इसी वजह से लोग जो है caste line की वजह से उसको वोट करते हैं। जैसे मैं सेम कास्ट का अगर मेंबर खड़ा है तो मैं उसी को वोट करूंगी। राइट, ऐसा होता है हमारी कंट्री में। इन लेस्ट few facilities available in SEZ that are developed by central and state government to attract foreign investment। और how is stability in job of the workers affected due to globalization। तो आपने ये दोनों करने हैं, मतलब दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन लर्न दोनों करने, पेपर में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही और में आए। तो कुछ फैसिलिटीज जो SEZ में अवेलेबल है दैट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आप ये बता सकते हो कि जो SEZ है वो इंडस्ट्रियल जोन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए गए हैं ताकि उन इंडस्ट्रियल जोन में MNCs या जो MNCs हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करें। तो SEZ के लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है? SEZ जो है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। कंपनीज जो SEZ एरिया में अपना कंपनी खोल रही है, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स इनिशियली फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, समझ आया। एंड गवर्नमेंट ने बहुत फ्लेक्सिबल लेबर लॉज बनाए हैं टू अट्रैक्ट द MNCs। तो मैं ये रीड कर रही हूँ। SEZs are industrial zones set up by the government to promote the establishment of MNCs. The facilities are available in SEZ are provided with the world class facilities such as electricity, water, road, transport, recreational and educational facilities। Companies which are operating in SEZ, they do not have to pay taxes for first initial 5 years। Right, companies has allowed flexibility in the labor law to attract more MNCs। फिर next question है, how is stability in jobs for the workers affected due to globalization। तो स्टेबिलिटी जॉब्स की कैसे अफेक्ट हो रही है फॉर द वर्कर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी नहीं है जॉब्स में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कोई परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है। ठीक है, तभी एम्प्लॉयज रखे जाते हैं जब उनको नीड होती है। दैट इज फ्लेक्सिबल, दे आर नोन एज, दिस इज द रीजन दे आर नोन एज फ्लेक्सिबल
वर्कर्स और स्लैक सीजन में, जिस सीजन में काम नहीं आता, वो काम नहीं होता, उस सीजन में उन वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एमएनसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लो से लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्शन करे, एंड इसकी वजह से वो लोगों को टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनको पर डे बेसिस पे काम कराते हैं, दिहाड़ी पे काम कराते हैं। राइट, वर्कर्स जो है दे हैव टू वर्क लॉन्गर आवर्स। ठीक है, अगर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती ड्यूरिंग द स्लैक सीजन स्पेशली, मतलब कि उन सीजन में जिन सीजन में काम नहीं होता उन्हें निकाल दिया जाता है। तो लेट मी रीड दिस, देयर इज नो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली व्हेन नीडेड, दैट इज दे आर फ्लेक्सिबल वर्कर्स। In the slack season, they are out of work with no compensation. Due to globalization, MNC's main objective is to do the production at lower cost. To do this, they provide temporary employment only and are given lower wages, or they may have to work on per day basis. Workers may have to work for longer hours and be laid off from work without any compensation during the slack season. Right? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। आपको डिस्क्रिप्शन देना है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया का। तो आपने सबसे पहले बताना है, जो इंडियन स्टेट रिपोर्ट है 2021 की, उसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 7,13,789 पर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 21.71% ऑफ द टोटल कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और 2019 से लेके अगर 2021 का डाटा देखें तो 67% फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना? बेसिकली 721 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। सॉरी, ट्री कवर, ट्री जहां जहां ट्री है उसका इंक्रीज भी हुआ है, विच इज 721 किलोमीटर। ठीक है, कुछ स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर का। ठीक है, तेलंगाना में 3.07%, आंध्र प्रदेश में 2.22% और ओडिशा में 1.04%। 5 स्टेट्स ऐसी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जहाँ पे फॉरेस्ट कवर काफी कम हो गया है, मतलब फॉरेस्ट खत्म हो गया है ड्यू टू इंक्रीज इन कल्टीवेशन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी नेशनल पार्टी है, ठीक है, नेम द नेशनल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज एशियन कल्चर। मतलब कौन सी ऐसी नेशनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको इंडिया के एशियन कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली और उसके फीचर्स बताने हैं। दैट इज भारतीय जनता पार्टी। राइट, कब फाउंड हुई थी? 1980 में, और उसको इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। उसके फीचर्स ये है कि वो हिंदुत्व एलिमेंट को फॉलो करती है, उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही हिंदुत्व है। ठीक है, और फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है, जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ इंटीग्रेट करना चाहती थी शुरुआत से। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है फॉर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। और बीजेपी जो है वो पहले सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में थी, अर्बन एरियाज में। अब पार्टी का जो सपोर्ट है काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया, साउथ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी और रूरल एरियाज में भी। Right, so let me read this. Bharatiya Janata Party was founded in 1918 and draws inspiration from India's Asian culture and values. Features of Bharatiya Janata Parties are as follows. Right, cultural nationalism, that is Hindutva, is an important element in its cooperation of Indian nationhood and politics. They focused on full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India. They want a uniform civil code for all people living in the country, irrespective of religion, ban on religion conversion, and they also want ban on religion conversions. Right, BJP was earlier limited to north and west and to urban area. The party expanded its support in the southeast, northeast and rural areas. Right, अब कौन सा, name the main content of Indian National Congress in December 1929 under the leadership of Jawaharlal Nehru. Nationalism in India का क्वेश्चन है। दिसंबर 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका मेन कंटेंट क्या था जब उसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे? तो उनका मेन कंटेंट बेसिकली जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 का,
उनमें बेसिकली जो जवाहरलाल उस टाइम पे जो लीडर थे, प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के, वो जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज इन दिसंबर 1929, राइट। और 1929 में वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में, एक अनसर्टेन फ्यूचर में हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उन्होंने ये ऑफर किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ताकि हम और उन्होंने डिसाइड किया था लेट्स डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस की वो मेट नहीं हुई थी और जवाहरलाल नेहरू वहां से उठ के आ गए थे। उस टाइम पे लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस के, दे लॉस देयर इन्फ्लुएंस, और जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गए कांग्रेस में, ये सोच के कि एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने ये तो बोला कि भाई तुम्हें एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया। पूर्ण स्वराज इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। कब डिक्लेयर किया? 26 जनवरी 1930। ऑल राइट, so let me read this answer for you. At that time, the main content of the Indian National Congress in December 1929, held under the leadership of Jawaharlal Nehru, were the Lahore session of the Congress 1929 is called the historical session, as at this session the Congress President Jawaharlal Nehru passed a resolution declaring Poon Swaraj, that is full independence, in December 1929. In 1929, Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of the Dominion status to India, and a roundtable conference was to discuss a future constitution. The expectations of the Congress were not met by this announcement. At that time, liberals and moderates in Congress lost their influence, and radicals like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became assertive. After declaring Poon Swaraj or complete independence, the Congress declared 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day. Clear? तो ये काफी इजी था सेक्शन सी भी। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं, रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, गिव रीजन। मतलब रोडवेज आर स्टिल बेटर देन रेलवेज इन इंडिया, गिव रीजन। तो आपने रोडवेज के एडवांटेजेस ही बताने हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज जो है वो काफी कम पैसे लगते हैं एज कम्पेयर टू रेलवेज। जो रोडवेज है वो डाइसेक्टिंग और अंडुलेटिंग प्लेन्स में भी बन जाती है, डिफिकल्ट टेरेन स्लोपी एरिया में भी बन जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट फॉर फ्यू पर्सन, एंड छोटा मोटा गुड्स भी कैरी कर सकते हैं ओवर शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट। डोर टू डोर सर्विसेज होती है रोड ट्रांसपोर्ट में, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट काफी कम होती है, एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू दी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो आप रोड ट्रांसपोर्ट की तरह ही, रोड ट्रांसपोर्ट से ही जाओगे। सो इट एक्ट एज अ feeder to the other modes of transport, right? So let me read this. Roadways still have an edge over railways in India because of the following reason. First, construction of the cost of the roadways is much lower than that of the railways. Second, road can traverse comparatively more dissecting and undulating plains. Roads can negotiate higher gradients of slopes and can transport mountains like Himalayas. Road transport is economical in transportation of few person and small amount of goods over short distances. Next, it also provides door-to-door services. Cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as feeder to other modes of transport, such as they provide link between railway station, airports, and seaports. Right? Next question आता है, write a short note on the improvement made by the Indian Railways. Indian Railways ने क्या क्या improvement करी है आपने वो देखना है। अगर मैं इंडियन रेलवेज की बात करूं तो 64% जो ब्रॉड गॉज रूट्स हैं वो इलेक्ट्रिफाइड कर दिए गए हैं बाय अगस्त 2020, राइट। रेलवेज हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू अपग्रेड देयर, मतलब एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया, क्वालिटी सर्विस जो है क्वालिटी की वो इम्प्रूव करी गई है, राइट। मतलब क्वालिटी इम्प्रूव करी गई है सर्विस की। फिर उसके बाद अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स वर अबॉलिश्ड, ठीक है। मेन लेवल क्रॉसिंग्स जो है वो रिप्लेस कर दिए गए ब्रिज, ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज से, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए गए ताकि ऑटोमेटिक फायर अलार्म लगाया गया, ठीक है। और एयर कंडीशन कोचेस आए। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 2013 सबसे पहली थी जिसमें एयर कोचेस इंट्रोड्यूस किए गए और ऑटोमेटिक फायर अलार्म लगाया गया, जीपीएस लगाया गया,
ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस टू इंक्रीज स्पीड, इलेक्ट्रिफिकेशन करी ताकि रेलवे लाइंस इंक्रीज हो जाए, फॉसिल फ्यूल ज्यादा बर्न ना हो। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टिकटिंग को इंट्रोड्यूस किया एंड न्यू रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री। राइट, नेक्स्ट, हाउ इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ विद द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है? राइट, तो बेसिकली डेमोक्रेसी इज अनडाउटेडली बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं इसमें आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, क्या बताना है? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले आपने ये बताना, डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, दो काफी ज्यादा टाइम लगता है डिसीजन लेने में बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सो मेनी पीपल एंड दे सिट टुगेदर, दे पीपल मेक मिस्टेक्स बट दे मेक बिग, मतलब दे मेक क्वालिटी डिसीजन। राइट, फिर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस, मतलब डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ताकि आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट से, डिफरेंसेस से डील कर सको। राइट, so let me read this for you. Democracy improves the quality of decision making. Democracy is based on consultations and discussion. A democratic decision always involves many person discussions and meetings. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. This reduces the chance of rash or irresponsible decision. सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world differently and have different preferences. The preference of one group can clash with those of the other group. This conflict can be solved peacefully in a democratic setup. In a democracy, no one is permanent winner and no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully, right? या फिर आता है, डेमोक्रेसी इज नॉट कंसिडर्ड वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन ब्रीफ। तो डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको इस स्टेटमेंट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो आपने ये बताना है कि रियलिटी में जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, और आपने ये बताना है कि बेसिकली डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं कर सकता है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी। एंड डेमोक्रेसीज में बहुत ऐसा है कि जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर अल्ट्रा रिच, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो काफी पुअर है, तो ये डिसप्रपोर्शनेट है। और अगर मैं साउथ अफ्रीका और ब्राजील की बात करूं, टॉप 20% ऑफ पीपल दे टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब ultra rich people 20% and they are earning 60% of the national income. Unfortunately, जो 80% जो जनता है वो काफी पुअर है और वो बेसिकली बहुत ही कम शेयर दे रही है, 30% का शेयर दे रही है जीडीपी में। राइट, और अगर इंडिया की बात करूं, द इलेक्टेड गवर्नमेंट लुक्स रिलक्टेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर इन आवर सोसाइटी। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पुअर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एंड बांग्लादेश की बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। ठीक है, पीपल इन सेवरल कंट्रीज पुअर आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर द फूड सप्लाईज। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के। राइट, अब आपने बहुत प्रिसाइज नोट लिखना है, पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध या फिर ट्राइबल मूवमेंट इन गुडम हिल्स रीजन, तो दोनों बहुत ही इजी है। राइट, अगर मैं अवध की बात करूं तो आपने बाबा रामचंद्र वाला लिखना है कि बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में काम करते थे एज एन अनडेटर्ड लेबर। ठीक है, उन्होंने पीजेंट मूवमेंट करी डिमांडिंग द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। और बहुत सारी जगह थी जहाँ पे नाए धोबी बंद बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द पंचायत टू डिनाई सर्विसेज टू ऑल लैंडलॉर्ड्स। एंड अक्टूबर 1920 में और किसान सभा सेटअप करी गई थी विच वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। एंड विद इन अ मंथ
300 ब्रांचेस जो थी सभा की वो सेटअप करी गई, एंड जो पीजेंट मूवमेंट थे दे अटैक द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स, दे अटैक द हाउसेस ऑफ द मर्चेंट्स, बाजार को लूट लिया था, ग्रेन्स को होल्ड कर लिया था। तो इसमें पूरा बाबा रामचंद्र का लिखना है, राइट। ट्राइबल मूवमेंट इन गुडम हिल्स, आपने इसमें आंध्र प्रदेश का लिखना है। गुडम हिल्स कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इसमें मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुई थी, ठीक है, 1920s में, एंड इट वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। अब उस टाइम पे फॉरेस्ट रीजन में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने लार्ज एरियाज को बंद कर दिया था, फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया था, एंड दे वर नॉट अलाउइंग पीपल टू एंटर द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, ठीक है, जिसकी वजह से गुडम हिल्स के लोगों को काफी गुस्सा आ गया था, जिस बिकॉज इट वाज अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग देयर, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को छीना जा रहा था। तो जब गवर्नमेंट ने फोर्स किया उन लोगों को बेगार करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, तो लोगों ने रिवोल्ट कर लिया। उसके उस टाइम पे जो लीडर थे वो थे आलूरी सीताराम राजू, और उनका कहना था कि भाई मेरे अंदर कोई गॉड पावर भी है, और वो बहुत ही बड़े भक्त थे। बेसिकली ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एंड लोगों को बोलते थे खादी पहनो, अल्कोहल को गिव अप कर दो बिकॉज इट इज अ जो वो फॉरेन प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंडिया को फ्री करना है, लिबरेट करना है, तो वायलेंस करना पड़ेगा। दो ही वाज सपोर्टिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, लेकिन उनको लगता था वायलेंस करना पड़ेगा। तो गुडम हिल्स के जो लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर स्प्रेड किया फॉर अचीविंग स्वराज। ओके, इजी है। या फिर आपने आंसर करना हाईलाइट द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन सीडीएम, ठीक है, पुअर पीजेंट्री का क्या रोल था सीडीएम में। तो बेसिकली आपने बताना है कि भाई वाई दे वर रिलक्टेंट टू ज्वाइन द सीडीएम, जो फिर से ज्वाइन हुई थी। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन था हमारी कंट्री में, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर पीजेंट्स जो थे दे फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू पे रेंट, ठीक है। दे वांटेड कि जो उनका अनपेड रेंट है लैंडलॉर्ड्स को जो उन्होंने देना है वो रीमिट हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन करी जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने करी थी, ठीक है। फिर दे केम इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर में बहुत सारे लोग आए टू सपोर्ट गांधी जी, ठीक है। इट क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्हें लग रहा था एक मास मूवमेंट होनी चाहिए, सो दे केम अप टू सपोर्ट गांधी जी, they came up as the followers of the Gandhi ji to support the civil disobedience movement. फिर उन्होंने नो रेंट कैंपेन लॉन्च किया, बट दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। तो इसी वजह से पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस का रिलेशनशिप काफी खराब हो गया था, एंड जब सेकंड सीडीएम लॉन्च हुई थी दे वर रिलक्टेंट टू जॉइन द सेकंड सीडीएम। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रोल ऑफ मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन सीडीएम। तो अब मर्चेंट्स ने सीडीएम में पहले पार्टिसिपेट क्यों किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों किया था, और बाद में क्यों नहीं किया था, वो बताना है। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स थे दे वर वेरी पावरफुल, ठीक है, और वो हमेशा क्या चाहते थे कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, क्योंकि दे वर वेरी रिच, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज है, जो हमारे बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है, वो सारी पॉलिसीज खत्म हो जाए। सो दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड, ठीक है, जो रुपी और फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो बढ़ रहा था उससे उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी ताकि वो इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे दे वर क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल पॉलिसीज एंड दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा अगर स्वराज आएगा तो हमारी रिस्ट्रिक्शन बिजनेस पे जो लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी, ट्रेडिंग और बिजनेस हमारा फ्लरिश हो जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी शुरू कर दी कांग्रेस को फॉर लॉन्चिंग सीडीएम, बट when they saw कि इनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा they were reluctant to join the second civil disobedience movement, right? Next, how can the formal sector loan be made beneficial for the poor farmers and workers? So formal sector loans को हम poor farmers के लिए beneficial कैसे बना सकते हैं? आपने 5 measures बताने हैं। तो ये बहुत ही easy question है। तो basically आपने ये बताने हैं कि जो formal sectors है जैसे banks हो गए, cooperative हो गए, they should learn, ठीक है, what they should learn, they should learn to lend to more people, उनको ज्यादा लोगों को lend करना चाहिए स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो फॉर्मल सेक्टर है उन्हें चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट
प्रोवाइड करना चाहिए टू पे टू द पुअर पीपल, ताकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो और पुअर पीपल उसको अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट, फॉर्मल सेक्टर शुड वर्क आउट अदर वेज टू अरेंजिंग कोलेटरल फ्रॉम द पुअर पीपल। अब पुअर पीपल के पास कोलेटरल तो होता नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, तो फॉर्मल सेक्टर को इसकी जगह कोई और तरीका ढूंढना चाहिए टू पे लोन टू द पुअर, टू गिव लोन टू द पुअर पीपल। ठीक है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक्स के बीच में एक लिंक होना चाहिए जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ताकि इंक्रीज हो सके। एंड देयर शुड बी मोर कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स इन रूरल एरिया एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट देयर प्रेजेंस। कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स होने चाहिए ताकि रूरल एरियाज में, ताकि लोग वहां से ले सकें, एंड पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट देयर प्रेजेंस, राइट। नेक्स्ट है, व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग। अब लेंडर्स जो है वो कोलेटरल क्यों मांगते हैं व्हाइल लेंडिंग, और आपने 4 आइटम्स ऐसे बतानी है दैट कैन बी केप्ट एज अ कोलेटरल अगेंस्ट द लोन। ठीक है। तो लेंडर कोलेटरल इसलिए मांगते हैं क्योंकि कोलेटरल एक एसेट होती है जो बोरोअर की होती है, राइट। बोरोअर ओन करता है और वो कोलेटरल लेंडर को देखता है एज अ गारंटी कि भाई मैं रीपे कर दूंगा। लेंडर जो है वो कोलेटरल जो है, लेंडर कोलेटरल को एज अ सिक्योरिटी देखता है अगेंस्ट द लोन। एंड अगर बोरोअर फेल हो जाता है टू रीपे द लोन, तो लेंडर के पास पूरा राइट है टू सेल दैट कोलेटरल और अपनी अमाउंट को ऑब्टेन कर सके वो कोलेटरल को बेच के, राइट। एंड फॉर अ बैंक इन केस ऑफ टेकिंग कोलेटरल द रीपेमेंट ऑफ लोन बिकम इजी एंड बैंक हैज नो रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर आप लोन ले रहे हो और मेरे को कोलेटरल दे रहे हो तो मेरे पास सिक्योरिटी है कि मेरा लोन आप रीपे करोगे। ठीक है। अब 4 आइटम्स जो हम कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं वो है लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। नेक्स्ट, हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिकम डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट क्यों होती जा रही है, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कोलेटरल, क्योंकि वो कोलेटरल नहीं दे पाते, उनके पास कोलेटरल होती ही नहीं है, कोई एसेट ही नहीं होता देने के लिए। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट आता है, कोलेटरल आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, मोड ऑफ रीपेमेंट आता है, जो पुअर पीपल के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट। स्मॉल फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए पास कोलेटरल नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन समझना काफी मुश्किल होता है, मोड ऑफ रीपेमेंट उनको नहीं पता, इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। ठीक है। दे लैक इन द मोड ऑफ पेमेंट, एज इन क्रॉप फेलियर हो जाता है तो वो पे भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के। केस स्टडी के पहले क्वेश्चन देखते हैं। What do you understand the what do you understand about the primary sectors of an economy? तो आपको primary sectors of an economy के बारे में क्या समझ आ रहा है? ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बिना केस स्टडी के भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या रीजन है जिसकी वजह से लेबर फोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर की वो पीछे रह गई है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के? ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीफली डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर। अगर आप लोगों ने चैप्टर करा हुआ है तो ये आप बिना केस स्टडी के भी आंसर कर सकते हैं, बट फिर भी हम एक बार केस स्टडी रीड करते हैं और देखते हैं क्या केस स्टडी में आंसर मेंशन्ड है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर मेंशन नहीं होता, राइट। ओवर द 40 years between 1973 and 74 and 2013 and 14, while production in all 3 sector has increased, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली ये शिफ्ट बताया गया है और इन दोनों ईयर्स को कंपेयर करके ये बताया गया है कि अगर आप इन दोनों के ये ईयर्स कंपेयर करो 40 साल में, टर्शरी सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स इंक्रीज हुए, बट सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है? टर्शरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट, इन द ईयर 2013 to 14 द टर्शरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। Why is tertiary sector becoming so important in India? अब टर्शरी सेक्टर इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर कुड बी सेवरल रीजन, राइट। और वो रीजन क्या है? सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है और ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, राइट। ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। Next, in a developing country, the government has to take responsibility for the provision of this service. तो कोई भी developing country में government को responsibility लेनी है कि इन tertiary sector को ये अच्छे से provide कर सके पूरी country में। Second,
जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ गया और वो तभी बढ़ेगा जब ट्रांसपोर्ट, रेट, स्टोरेज ये सब अच्छा होगा। सो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। और तीसरा क्या है रीजन शिफ्ट का, इनकम लेवल काफी इंक्रीज हुई है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। इनकम लेवल इंक्रीज होने की वजह से लोगों की डिमांड जो है सर्विस की वो इंक्रीज हो गई है। पैसे ज्यादा है तो टूरिज्म भी ज्यादा होगा, शॉपिंग भी ज्यादा होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब ज्यादा होगा। सो यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन कुछ सर्विस, न्यू सर्विसेज भी आई है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, and it has become very important and essential. The production of these service has been rising rapidly. So these are the reason from the shift, for the shift from primary and secondary to tertiary sector. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अब प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है, ये इसमें से नहीं है, चैप्टर पढ़ा तो आंसर आराम से कर दोगे। प्राइमरी सेक्टर इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शिफ्ट ऑफ द लेबर फोर्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब लेबर फोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में क्यों जा रही है, इसके रीजंस ये है कि भाई लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइट, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स की। ऑल राइट, पीपल आर इंक्रीजिंग द डिमांड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट, इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स कम चाहिए, मशीनरी ज्यादा आ गई है। so that is why people are shifting from agriculture sector to secondary and tertiary sector. next है, डिफरेंस बताना है आपने, ब्रीफली डिफाइन द डिफरेंस, सिर्फ डिफाइन का डिफरेंस बताना है बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसमें जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स की हो रही है विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और अगर आप टर्शरी सेक्टर की बात करोगे, इट इज द सर्विस सेक्टर and it is concerned with providing support services to the primary and secondary sector. तो टर्शरी क्या कर रहा है, सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, ये सब आता है। तो काफी ज्यादा इजी केस स्टडी थी, राइट। चलो नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड गांधी जी इनिशिएट अ मूवमेंट इन चंपारण इन बिहार अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटर्स। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ा है वो बिना उसके आंसर कर सकता है, बिना केस स्टडी रीड किए सीधा सीधा 1916 कि भाई चंपारण मूवमेंट कब हुई थी, बिहार में 1916 में हुई थी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च करी गई थी, ये भी जिसने चैप्टर पढ़ा है वो भी सीधे सीधे आंसर कर सकता है कि महात्मा गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करी थी वो इसलिए लॉन्च करी थी क्योंकि जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने गांधी जी की 11 डिमांड्स को इग्नोर किया था, फुलफिल करने से मना कर दिया था। तो गांधी जी ने कहा था अगर आप ये हमारी 11 डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो हम सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करेंगे एंड सॉल्ट टैक्स को बेसिकली तोड़ देंगे, मतलब लॉ को डिसोबे करेंगे। सॉल्ट टैक्स एक लॉ था उसको डिसोबे करेंगे, और गांधी जी स्टार्टेड civil disobedience movement with the famous Dandi March. State any two impacts of civil disobedience movement. Civil disobedience movement के दो इम्पैक्ट बताने। सबसे पहला ये था कि भाई वुमेन और स्टूडेंट्स ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड इंडियन वुमेन जो थी वो पब्लिक स्पेस में आई थी इन लार्ज नंबर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब CDM हो रहा था। एंड ड्यू टू दिस वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया था, इंडिया की पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है। ये डिस्ट्रस्ट आ गया था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बिलीव करना खत्म कर दिया था। पीपल स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम एंड दे वर पॉपुलराइजिंग द न्यू मेथड्स एंड न्यू प्रोपेगेंडा ऑफ गांधी जी, राइट। तो ये अगेन इसमें से नहीं है, बट फिर भी हम केस स्टडी रीड कर लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो CDM का था वो ये था कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, राइट। ड्यूरिंग गांधी सॉल्मा थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन। अभी मैंने बताया ये एक इम्पैक्ट ये था कि भाई वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इन लार्ज नंबर,
दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री और पॉलिटिकल मूवमेंट में वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया. They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops. Many went to jail. In urban area, these women were high caste families. In rural area, they came from rich peasants' household. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of the woman. Gandhiji was convinced that it was the duty of the woman to look after home and hearth, be good mothers and good wives. And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen on their symbolic presence. तो ये भी केस स्टडी काफी ज्यादा इजी थी. नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन हम देखते हैं. अगेन दैट इज वेरी इजी. ऑल राइट, सबसे पहला है एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क. तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क का रोल बताना है. फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन एंड एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ नेशन. जिसने ये चैप्टर अच्छे से करा है वो बहुत आराम से आंसर कर लेगा. तो पहले मैं इन तीनों के आंसर बता रही हूँ, फिर एक बार हम केस स्टडी भी समझ लेंगे. राइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोल इंडियन पोस्टल नेटवर्क का क्या रोल है. इंडियन पोस्टल नेटवर्क का रोल ये है कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने हमारी कंट्री को हेल्प किया है कम्युनिकेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन इंगेज करने में और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैज हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन मीन्स एंटरटेनमेंट, मतलब पूरे बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करना, जो टीवी के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू होता है. एंड पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन हो रहा है. So mass communication is the medium which provides entertainment as well as create awareness among the masses. It includes radio, television, newspaper, magazines, books, films, etc. Whereas personal communication is between person to person. फिर नेक्स्ट आता है what is the significance of communication for a nation. ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन का हमारे नेशन के लिए, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बतानी है. इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट ऑल रीजन इन अ नेशन एंड ऑल नेशन इन द वर्ल्ड क्लोजर. मतलब पूरा नेशन और पूरा नेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी काफी क्लोज हो गया है थ्रू कम्युनिकेशन. घर बैठे बैठे आप कहीं पे भी कॉल करके वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हैं. The communication system in a country is a paramount in ensuring the critical information and messages are passed on to different part of the country. Our economy would crumble without strong and reliable communication system. तो हमारे पास बहुत ही रिलायबल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे हम घर बैठे बैठे अगेन वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे बैठे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री. कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अमंग अवेयरनेस फैलाने का, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो भी आया उस वक्त फैलाने का. सो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. राइट, तो ये हो गया. फिर भी हम एक बार केस स्टडी रीड कर देती हूँ. एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब जब से ह्यूमन आए हैं उन्होंने अर्थ पे तब से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में. बट द पेस ऑफ द चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स. और ये पेस ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसमें चेंजेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है रैपिडली. राइट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर. मतलब घर बैठे बैठे आप कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, press films, etc. are the major means of communication in the country. तो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दोनों आ गया. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन. कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. The second class mail includes book packets, registered newspaper and periodicals, and they are carried by surface mails covering land and water transport. So to facilitate quick delivery of mail in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani channel, Metro channel, Green channel, Business channel, Bulk mail channel and Periodical channel. तो आप देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा इजी है. राइट, बहुत ज्यादा इजी है. चलो सेक्शन एफ मैप पे आते हैं. मैप बहुत ज्यादा इजी है. द प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन अडॉप्टेड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम. तो कौन सी प्लेस है जहां पे कांग्रेस सेशन ने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, एंड दैट इज नागपुर. All right, the place where the movement of indigo planters took place. Indigo planters के लिए क्या कहाँ पे शुरू करी थी मूवमेंट, दैट इज चंपारण.
राइट। तो क्वेश्चन है कि आपके मैप पे दो जगह मार्क की गई है, एक ए है, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। तो इसके साथ मैप में एक लाइन ड्रॉ करी होगी और आपने इस लाइन पे बताना है कि ये कौन सी जगह है। तो ये बिहार, राइट। यहाँ पे क्या आता है, बिहार, सबको पता है बिहार में था चंपारण। तो जिसको ये आंसर आता भी नहीं होगा और जिसको पता है कि बिहार में चंपारण मूवमेंट हुई थी, वो इजीली ये आंसर कर देगा। द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स टुक प्लेस, दैट इज चंपारण। और कहाँ पे नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किए गए थे, दैट इज इन नागपुर। नागपुर कहाँ पे है, नागपुर इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये जो डॉट है ये नागपुर है, राइट। क्लियर। तो ये काफी इजी मैप था, आप लोग कर लेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट आता है, अभी ऊपर वाले मैप में हम करते हैं, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ये रारना नहीं है, ये राम है, रामना गुधम। दिस इज रामना गुधम, वेट लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज रामनागुधम थर्मल पावर प्लांट। ऑल राइट, रामनागुधम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो ये आप तेलंगाना में मार्क करोगे, ठीक है। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक और है ई, यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सॉरी यही है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद में, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, हैदराबाद में, ठीक है। टेरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो हम ये मार्क करते हैं एक एक करके। सबसे पहले रामनागुधम थर्मल पार्क, ये है तेलंगाना में है और ये है तेलंगाना। अगर आपको ये स्टेट्स याद करनी है, इंडिया की 28 स्टेट्स आपको याद करने की कहाँ पे है, उसके लिए मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, राइट। सो दिस इज तेलंगाना। मैं फिर भी बता देती हूँ तेलंगाना कैसे करना है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ये है, सबको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, ठीक है। तेल पोर्ट होता है सी से, तो कहाँ से पोर्ट होता है, महाराष्ट्र की साथ वाली स्टेट से महाराष्ट्र जाता है, फिर पोर्ट होता है, दैट इज तेलंगाना, तेल इज तेलंगाना। ऐसे ऐसी ट्रिक्स बता रखी है मैंने उस वीडियो में, उसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया है, ठीक है। तेलंगाना में आपका क्या था, तेलंगाना में था आपका रामागुधम, यहाँ पे पूरा लिखना आपने, रामागुधम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद कहाँ पे है, अगेन तेलंगाना में। तो ये हो गया आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सी पार्ट था, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगेन। फिर उसके बाद मुंबई पोर्ट, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, पोर्ट सी के पास होता है, तो ये एकदम सी के पास आप मुंबई पोर्ट मार्क करेंगे। सो दिस इज मुंबई पोर्ट, राइट, हो गया। फिर टेहरी डैम बताना था, टेहरी डैम है आपका उत्तराखंड में। तो आपका उत्तराखंड कहाँ पे है, ये रहा आपका उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड में आप टेहरी डैम मार्क करेंगे, यहाँ पे डॉट मार के कि ये टेहरी डैम है, राइट। अब ये कैसे पता लगेगा उत्तराखंड है, इसकी ट्रिक भी मैंने उसमें बता रखी है, मैं फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। कैन यू सी द, ये एक फूल बन रहा है, राइट। फूल, कौन सा फूल, PHUL वाला फूल, P से पंजाब, H से हिमाचल, राइट, U से उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड में है टेहरी डैम, और ये जो डंडी होती है फूल की वो हरे रंग की होती है, सो दिस इज हरियाणा। तो ऐसे मैंने ट्रिक्स बताई गई हैं, तो काइंडली सी दैट, ताकि आपको स्टेट अच्छे से याद हो जाए। और जब आपको पता स्टेट्स याद होंगी और कौन सी जगह कौन सी स्टेट में है ये आपको याद होगा, तो आप बहुत इजीली मैप कर लेंगे। तो ये है हमारा सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 1 का टेक्निकल इशू सॉल्व होते ही वो भी अपलोड हो जाएगा, एंड आई एम कमिंग अप विद मोर सैम्पल पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप MCQs वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी देखूंगी। एंड येस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट सैम्पल पेपर. If you like my video, do not forget to subscribe my channel for more sample paper. Do not forget to ring the bell icon of my channel, and do not forget to follow us on Instagram, Facebook और Telegram. अगर फिर भी कोई डाउट है
और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स चाहिए, मेरे पास 60 सैम्पल पेपर्स हैं टोटल। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा नीचे दिए गए नंबर पे। सो आई विल बी मीटिंग यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।